जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, उत्तर प्रदेश, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारती जी की कलम और उनकी आवाज़ों से। भावी प्रत्याशी माननीय नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय, विधानसभा क्षेत्र 377 जोहराबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश की कलम और उनकी आवाज़ में। मित्रों, मैं उनके मुद्दे ही आप लोगों तक लेके आता हूँ और वो क्या चाहते हैं इस देश में कैसा भारत बने। तो आज हम बात करेंगे, कल जैसे हमने वीडियो में बात करी थी भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी पर, आज उसका भाग 2 में हम बात करेंगे। दलाल मीडिया और सरकार क्यों नहीं चाहती है, जनता को क्यों दिखावा कर रही और छलावा कर रही है। साथ ही देश की गिरती जीडीपी अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं कहूँ तो सबसे दुर्भाग्य का दिन है जो तिमाही रिपोर्ट आई है। भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर ऐसा पहली बार हुआ है जो भारत की जीडीपी -23.9 गई है। बहुत सोचने वाली बात है, ऐसा किसी भी देश में नहीं। हालांकि वहीं कोरोना काल में चाइना की बढ़िया जीडीपी है, लेकिन भारत की जीडीपी -23.9% हो गई है। बहुत सोचने वाली बात है। इससे लगता है कि सरकार सिर्फ वादों में लगी रही, विधायकों खरीदने में लगी रही, सांसदों खरीदने में लगी रही और पार्टी कार्यालय बनाने में लगी रही। इसने जनता पर ध्यान ही नहीं दिया, ग्रोथ, शिक्षा पर, बेरोजगार पर, युवाओं पर। पहली गलती सरकार की तो है, सरकार चाहती नहीं कि कोई भी ऐसा कानून बने जिससे 3 महीने में ही निपटारा किया जा सके। क्यों कि अगर ऐसे कानून बन जाएंगे तो सरकार भी उस शक के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर सांसद, विधायक बलात्कारी या कैसे भी उन पर मुकदमे हैं, वही वहाँ चुन के जा रहे हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, जितने भी विधायक सांसद हैं इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था, पार्टी से फंड का लेन देन होता है, तो वो आ जाएंगे। और इस देश में सबसे बड़ा आज तक का घोटाला यूँ कहा जाओ तो पीएम केयर फंड है। क्यों ऐसा? इसलिए है कि जनता के द्वारा चुन के ही ये लोग जाते हैं आपके हमारे बीच से, तब ये राज करते हैं। तो जनता का अधिकार बनता है कि कोई भी चीज़ जनता इसको जाने। इसको देखते हुए पिछली सरकार ने 2005 में आरटीआई का कानून लाया था। इसके तहत हम कुछ डिफेंस को छोड़ के, जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ करके, बाकी चाहे तो हम इसकी सूचना ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, पीएम केयर फंड को देने से मना कर दिया, दिखाने से। क्यों? स्पष्ट है कि वहाँ आरटीआई कानून नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं चोरी करूँगा तो अगर मेरे से घर वाले पूछेंगे कि हाँ भाई, मान लीजिए मेरे पिताजी ने पैसा मुझे दिया 10,000 रुपये या आपने दिया और मैं वो पैसा खर्च कर चुका है, तो अब कोई घर वाला मेरे से हिसाब मांगता है तो मैं उसको सीधा सीधा नहीं बताऊंगा, गोल गोल जलेबी की तरह घुमाऊंगा। इसका यही तात्पर्य है कि मैंने उस पर पैसे को कहीं दाएं बाएं खर्च कर चुका या फालतू में उड़ा रखा हूँ। सरकार पीएम केयर फंड के मामले में पूछने पर गोल गोल घुमा रही है। इसका मतलब यही है कि इसमें व्यापक रूप से घोटाला हुआ है। तो अब सरकार कमाई कहाँ कर रही है? घोटाले तो कर ही रही, वैकेंसियाँ निकाल रही है। जब से 2014 के बाद से मैं देख रहा, कल अपना डाटा दिया होता है, जितनी भी वैकेंसी निकल रही है सरकारी जॉब के लिए, तो आते आते इनका रेशियो दर विज्ञापन का कम होते जा रहा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनको फायदा है, और जो आम गरीब है, किसी का भी बच्चा जो जॉब करता था, पा जाता था, उसके लिए हानि है। सरकार दे ही नहीं रही नौकरी। और विज्ञापनों पर, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत है, तो विज्ञापनों पर मैंने कल डाटा बताया था, 2 करोड़ या 2 करोड़ एक फॉर्म अप्लाई हुआ था और एक 2 करोड़, उसमें 10 अरब कमाई हुई थी पैसे में। तो वो भी सरकार ऐसे विज्ञापन निकाल के सीधे घोटाले कर रही है। और इन घोटालों से बचने के लिए देखिए कहाँ सरकार ने एक जीएसटी भी लगाया। तो जीएसटी में सबको जो है कि एक इनडायरेक्टली इनकम टैक्स के दायरे में रख दिया, लेकिन किसको नहीं रखा? पेट्रोल को नहीं रखा,
डीजल को नहीं रखा, गैस वगैरह को नहीं रखा, शराब को नहीं रखा। इससे क्या होता है, शराब एक उल्टी लागत कीमत आती है उसकी। मान लीजिए मार्केट में कोई 500 की बोतल आ रही शराब की, उसकी लागत होती है 100 रुपये। अब लागत 100 रुपये होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये और कमा लो, लेकिन जो बीच के दलाल और गवर्नमेंट होते हैं ना, उसको कमाते हैं 400 रुपये। और सरकार यही चाहती है, इसलिए सरकार ने उसको जीडीपी टैक्स के दायरे में नहीं रखा कि अब इसका एक टैक्स हो जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। भाई एक विधान, एक संविधान जिस तरह से लागू हुआ 370 हटा के, वैसे ही टैक्स भी एक होना चाहिए ना, यही कहा गया। लेकिन सरकार यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं किया। अब तेल और डीजल पेट्रोल के दाम दिनों पर दिन बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण है भाई पूंजीपति आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट वाला है या सामान जो भी लाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा गरीब पर पड़ता है। कैसे, मान लीजिए कोई सामान लेके आ जा रहा है तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी के लिए ट्रैक्टर के लिए डीजल लेगा या अन्य किसी कामों में, तो अब वो पैसा कहाँ से निकालेगा, किसानों पर कहीं खेत की जुताई करे तो वो गरीब से ही वसूलेगा ना। ऐसे ही जितना रेट इसका बढ़ेगा उतना जनता से ही वसूला जाता है। हालांकि कच्चा आयल तो सस्ता रेटों में चल रहा है। अच्छा, सरकार और भी तो इनकी जगह डिजिटल इंडिया नारा दे रखा है, ला सकती थी, इलेक्ट्रिक को कम कर सकती थी, सोलर वगैरह, मतलब अन्य अब चीज़ें हैं, लेकिन सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही। कहाँ ध्यान दे रही, जातिवाद धर्म पर भड़काने वाला हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। मैं मानता हूँ मुग़लों ने और जितने यवनों ने आए, अंग्रेजों ने देश पर अत्याचार किया, तब दौर कुछ और था, लेकिन तब लोग शिक्षित नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं था, एकजुटता नहीं थी, अलग अलग रियासतें थी, लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बचे थे। क्यों, 565 तो रियासतें थी, तो उनका अपना अपना ना, जैसे मान लीजिए हम एक घर के सदस्य हैं, हमारा बाजू वाला दूसरे का है, तो अपने घर का काम देखता है, मैं अपने घर का देखता हूँ, तो हम अपने घर के सदस्यों के हिसाब चलते हैं ना। वैसे ही तब भी था, तो तब इस एक मुख्य कारण था हमारा देश को गुलाम बनने का। लेकिन अब तो देश 500 रियासतें मिला करके कंट्री बनी है भारत। अब तो हम विभिन्नताओं में एकता का देश है। तो अब ये सब बातें नहीं हो सकती, ना कोई मुस्लिम राज कर सकता, ना कोई हिंदू राज कर सकता, ना किसी आक्रमणकारी कर सकता है। तो इनको पिछली बातों को ये नहीं बताते कि 500 रियासतों में छोटे छोटे लोग थे भाई, बिखरे थे, अपना अपना कबीला चलाते थे, इसको नहीं बताते। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रखी है और फेसबुक विश्वविद्यालय, इनके जरिए IT सेल सड़क छाप वाले प्रोपेगेंडा फैला के और दिमाग को वॉश करने की कोशिश करते हैं। जो कम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, जिनको पता ही नहीं, बस झंडा डंडा लेकर के लगे रहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, युवाओं का, जो ये चीज़ों को समझ नहीं पाते। और पॉलिटिकल पार्टियों का क्या है, अभी देखा होगा, अभी न्यूज़ में आजकल आ रहा है जय परशुराम जी की हम मूर्ति बनवाएंगे, पर कोई नेता चाहे विपक्ष का हो या पक्ष वाला हो, जो विपक्ष में वो सत्ता में आना चाहता हो, तो ये नहीं बात कर रहा कि हाँ मैं सत्ता में आते ही हर लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स बनवाऊंगा, हर विधानसभा में एक मिनी PGI बनाऊंगा, इलाज फ्री होंगे, नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, परशुराम की मूर्ति की, जय सुलदेव की मूर्ति की, मतलब कहने का मतलब किसी अन्य की। इलाज दे देगा तो सभी का इलाज फ्री में हो जाएगा। शिक्षा, अब ये नहीं बोल रहा कि हाँ चलो भाई मैं हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय बनवा रहा, चलो मान लें विश्वविद्यालय नहीं बन सकता, पर हर ज़िले में सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद लॉ कॉलेज, मतलब जो भी प्रोफेशनल डिग्री के कॉलेज हैं हर ज़िले में और हर विधानसभा में और इसके साथ हर ब्लॉक में बन जाए, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो वहाँ, और जो शहर के मतलब जो गरीब आदमी है या अमीर, जो भी है, शिक्षा तो समान है, जाके पढ़ सके। नहीं, क्यों, दूर विद्यालय रहेगा, दूर हॉस्पिटल रहेगा, तो 10 रुपये की दवा है और किराया है 8 रुपये आने जाने का, खाना खर्चा वहाँ रहना, आदमी ऐसे ही परेशान हो जाएगा। 10 रुपये की शिक्षा का फीस है और वहाँ रूम किराया है भैया 15 रुपये रहना खाना, तो आदमी पढ़ेगा कैसे। गवर्नमेंट यहाँ नहीं ध्यान देती, ना बोल रहे हैं नेता कहाँ ध्यान दें कि आपको हम मंदिर बनवा देंगे, गुरुद्वारा बनवा देंगे। अरे भैया उससे हम क्या करेंगे, आपने मान लिया जिस भगवान को, जिस धर्म को, अल्लाह को, हम भी मान लिए, हमको 24 घंटे बिजली दीजिए गाँव और शहरों में, जिससे किसान अपनी समय से खेती कर सके, क्या बोलते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस लगा सके। क्यों, किसान एरिया में और जो बैकवर्ड एरिया है किसी भी क्षेत्र का, बिजली एक अमूमन मुद्दा है जहाँ कोई काम नहीं कर पाता आदमी चाहते हुए भी, उसको दो ना शिक्षा दो, क्योंकि जब आदमी पढ़ेगा तभी तो लड़ेगा। अब जैसे डेली प्राइवेट हो रहा, बेच रहे हैं, तो बेचना बहुत ही गलत है। कैसे, मान लीजिए
आजकल सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। इस कोरोना काल में आप लोग आंखें खोल के देख लीजिए, जो सरकारी एम्प्लॉयड थे जिनके पास नौकरी थी वो सुरक्षित, चाहे 2 रुपये उनकी सैलरी आती हो या 10 रुपये आती हो, मिल रही कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े या छोटे लेवल के प्रोफेशनल पद पर थे, कोई भी बहन बेटी या भाई या अधिकारी थे, बहुत कंपनियों ने उनको निकाल दिया, बहुत ऐसे संस्थानों ने उनको निकाल दिया, उनकी जॉबें चली गई है। लेकिन अगर यही सरकारी नौकरी है तो जॉब नहीं गई है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। इसलिए सरकारी कंपनियों का होना अति आवश्यक है आने वाले भविष्य के लिए। जितनी से जितनी ज़्यादा सरकारी कंपनियां चलेंगी उतना ही देश के लोगों का फायदा होगा। सरकार कहती है घाटे में है। सरकार चलाता कौन है? हम नेता को चुन के भेज, वही नेता। तो नेता की आपने देखा होगा, वो फॉर्म भरता है तो 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख अपनी हैसियत दिखाता है, कागजों में पूरे परिवार का मिला के। 5 साल में उसकी जब अगला बार वो फार्म भरता है तो 5 करोड़ 10 करोड़ में हो जाती है। लगभग हर नेताओं की, छोटे पद से लेकर बड़े पद की, चाहे मंत्री हो, सांसद हो, पार्षद हो, विधायक हो, नगर निगम जो भी हो। तो भैया वो जिस आइडिया से अपना धान बना है, चाहे फैक्ट्री लगवाई हो, कल कारखाना लगाया हो, नेटवर्क मार्केटिंग की हो, प्लांटिंग किया हो, चाहे जैसा भी किया हो, अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ाने के लिए, जब वो अपनी अर्थव्यवस्था को 5 करोड़ कर सकता है तो देश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं कर सकता? क्यों बेचने में वो तुला हुआ है? जानते हैं इसका कारण है क्यों? कि वो अमीर अमीर बन के रहेगा, गरीब का बेटा गरीब बन के रहेगा और वो हम पर राज करेंगे। अब इंदिरा गांधी जी ने 1973 में जो है कि संविधान को बदलने की कोशिश करी थी, जिसको मिनी संशोधन संविधान कहते हैं। वैसे ही ये भी सरकार लगी हुई है। मतलब उस दिन को भी काला दिन कहा जाता है जब 2 साल लगभग आपातकालीन लगी थी, ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के नसबंदी किया जाता था। वैसे ये सरकार है केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा रही, मजहब के नाम पर, लेकिन रोजगार युवाओं के जा रहे उस पर कहीं बात नहीं करती। कितने लोग हॉस्पिटलों में मर रहे हैं इलाज के बिना, कितने लोगों की रुकी हुई, उसको वो नहीं नाम ले रहे। कितने लोग बाढ़ में बह रहे हैं, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको नहीं सरकार बोल रही। कितने लोगों की नौकरी चल रही है उसको नहीं दिखा रही, ना उस पर बात हो रही है। किस पर बात हो रही है? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। तो अब ये नहीं कहते कि भाई हम ऐसा कानून लाएं कि जितनी बहन बेटियों बलात्कार से पीड़ित मर रहे हैं इनका न्याय मिल जाए। नहीं, ये कानून नहीं आएगा। अब इनको ये बोल तो दिया आत्मनिर्भर भारत, ये भी बोल दिया कि सब पढ़े सब लिखे, सर्व शिक्षा अभियान। भाई स्कूल तो बेच रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, तो कैसे पढ़ेगा आदमी? भाई जो टेक्नोलॉजी, जो डेवलपमेंट आपको देना है सेम प्राइवेट वाला आप लाके कर दो ना सरकारी विद्यालयों में। हर सरकारी विद्यालय में प्ले ग्राउंड जैसा सब कुछ होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, CCTV कैमरे, खेलने का जो भी करो, उसको पिकनिक वगैरह पर भेजो। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों को बंद करो। लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय इनको कमीशन देते हैं, क्यों? जैसे मैं मंत्री हूँ तो शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय संस्थान है कि वहाँ से उसको बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों का कमीशन रहता है, विधायकों, सांसदों, जो भी रहता है। तो 50 लाख दिया, 25 लाख मंत्री का हो गया, 25 लाख वो विद्यालय वाले का, क्योंकि मंत्री के भी जेब में जा रहा है ना। और यही सरकारी विद्यालय में देगा तो नहीं जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरा, ये अपने बच्चों को, यही कारण है कि सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते और प्राइवेट में भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं। उनके बच्चे तेज होंगे क्योंकि भाई उसकी स्थिति तो पहले ही ठीक है। अब जो गरीब है जानता है, ये तभी तो खिचड़ी में जाता है। अगर वो भी जानता है या समझता तो खिचड़ी वाला में क्यों जाता? अभी हाई प्रोफेशन में जाता, पढ़ता, अपने अधिकार को मानता, लेकिन नहीं। अब वो नहीं जा पाता, नहीं जानता है, तभी तो सरकार डेली घाटा 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 बोल करके बेचने में लगी। कैसे? समझिए क्यों बेचने का एक कारण है। जैसे मान लीजिए मेरा एक बेटा है, मेरे 4 बेटे हैं, उसमें से मैं एक अपने बेटे को डेली बोला चूतिया है, पागल है, निकम्मा है, कुछ नहीं जानता। मेरा सुन के और बोल रहे हैं चूतिया है, निकम्मा है, पागल है, नहीं जानता। उसके बाद और लोग बोल रहे हैं। अब मैंने कैसे देखा कि भाई चूतिया निकम्मा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बोल दिया। और दूसरे वालों भी तो नहीं देखा ना, मैंने देखा होगा ये जो भी बोल दिया, लेकिन औरों ने केवल अफवाहें फैला दी, बोलना शुरू कर दिया। तो बोलते बोलते दुनिया की नज़रों में ही वो बेकार हो गया। अब उसकी कोई नहीं सुनता क्योंकि उसको तो दुनिया ने बेकार साबित कर रखा। तो वो भी बेचारा परेशान होकर गलत प्रवृत्तियों में चला जाता है। और यही कारण है, सरकार बेचने से पहले बोलती है हाँ ये ऐसा होता, ये यहाँ जैसे JNU का मुद्दा उठाता है अन्य विश्वविद्यालय में कि यहाँ ऐसा होता। क्यों भाई? वहाँ 150 में PhD हो जाती थी, 250 में। तो गरीब आदमी का बच्चा 150-200 में PhD कर रहा है तो
सरकार तो सोचेगी भाई कैसे कर रहा हो, तो पीएचडी करके आ जाएगा तो सवाल करेगा, हमसे पूछेगा, जवाब मांगेगा हर चीज़ों का। तो इसलिए उसको बेच रही है कि जब शिक्षा हो जाएगा 2 लाख 3 लाख फीस हो जाएगी, ठेला खींचने वाला का बच्चा जा ही नहीं पाएगा, वो कहाँ रहेगा रेडी खींचने में, मजदूरी करने में। इसमें किसी जाति का मैं बात नहीं कर रहा, भारत के जितने भी वासी हैं, चाहे अमीर का हो गरीब का हो कहीं का भी हो, सबकी बात रख रहा। इसलिए सरकार नहीं चाहती, तभी तो बेचने में लगी है, उसको अफवाहें फैला के क्यों कि यहाँ ऐसा वैसा। अभी देखिए रिजल्ट आया है, तीनों यूनिवर्सिटियाँ जो बदनाम थी उनमें टॉप 10 पर है। 43 IAS निकले उन विद्यालयों के पढ़ने वाले बच्चे, 43 है, 43 बहुत मायने रखता है। लेकिन नहीं, सरकार तो बस प्रोपेगेंडा फैला रखा था, क्यों? लोगों को दिखावा करने के लिए। तो सरकार इन मुद्दों पर नहीं आती कि चलो भाई मैं गांव में ऐसी सुविधा कर दूं, बहन बेटियों को संगीत सिखाऊं, कला सिखाऊं, जूडो कराटो, कंप्यूटर दूं, घर घर की लोग यहीं से टाइपिंग वगैरह सीखे, या हर गांव में कोचिंग सेंटर खोलूं, पढ़ाई से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, जिनको नौकरी लग जाए। शिक्षा ऐसी नहीं लाते, हर आदमी को एक किसी विषय में महारत होती है, तो उसी विषय को पढ़ते हुए आगे जाए। और उसमें भाई बहुत सेक्टर है। मेरा दिमाग राजनीति कर रहा था, मैं नेता बनता, मेरा दिमाग थोड़ा तेज है, वकील बनता, मेरा दिमाग चीड़ फाड़ कर रहा, डॉक्टर बनता। ऐसे ही बच्चे में कोई ना कोई खूबी रहती है। वैसे शिक्षा नहीं ला रहे, पुराने पैटर्नों की घिसी पीटी को चला रहे हैं जानबूझ करके। अभी शिक्षा पद्धति कुछ बदली है, लेकिन जो होना चाहिए नहीं, केवल लॉलीपॉप पकड़ा है। वैसे ही अब देखिए जीडीपी कितनी गिर गई है इनके, आप देखेंगे तो इनकी पार्टियों के वो बन रहे हैं, कार्यालय बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनके वेतन भत्ते नहीं बन रहे हैं। अब ये राहत कोष में बोलते हैं कि हमने इस राहत कोष में पैसा इतना दे दिया, ये कौन सा पैसा दिया? ये नहीं बोले कि हम अपने सांसदीय सैलरी का या विधायक सैलरी का जो वेतन है हमारा, हमने वो दिया, नहीं। किसने दिया? निधि का। निधि का मतलब होता है, मान लीजिए एक रोड है, रोड या पुल का जो पैसा है 2 करोड़ 5 करोड़, उसी पैसे को इन्होंने पुल को नहीं बना के वहाँ दे दिया। लो भाई, ये कौन सा एहसान कर दिया? वो तो यहाँ नहीं देगा, वहाँ दे दिया। मैं तो मानता है, तब मानता ना कि आपने अपना वेतन दिया है, या आपने बोला कि मैं फ्री वेतन काम करूँगा, तब लगता कि देशभक्ति की भावना है। और यही काम ए ग्रेड के अफसर मिलजुल के काम करते हैं। फिर कर्मचारी भी होता है, इनमें नकेल नहीं कसते हैं, जो छोटा कर्मचारी होता है सरकारी, तो लूटते हैं। तो सरकार जानबूझ करके कभी अपने मन की बात करती है, दिखावा करती है, लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनती, शिक्षा की बात नहीं करती, बेरोजगार लोग कितने घूम रहे हैं उसकी बात नहीं करती, हॉस्पिटल नहीं है उसकी बात नहीं करती। देश में देखिए कोरोना काल में डॉक्टर ही नहीं मिल रहे, कहाँ है भाई? झोले छाप डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं भैया गाँव में, जो 10 रुपये 5 रुपये की दवा दें। मेडिकल स्टोर तो केवल 100 मेडिकल स्टोर में 5 के पास रजिस्ट्रेशन है, बाकी तो फर्जी चल रहे हैं। तो ऐसे अब ये सरकार चाहती नहीं कि सब कुछ सिस्टमाइज हो, चाहे कोई भी सरकार है। पहले सरकार ने कुछ गलती करी, जो बची खुची वर्तमान सरकार थी ना, इसने पूरा सत्यानाश कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग आगे आइए, रोड पर संघर्ष करिए। अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं। यह देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इन गुलामों को होने जा रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर में बेच देंगे, जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, वैसे ही इनके जो चेले हैं वो पैसा लेते लेते भागते जाएंगे और गरीब आदमी को मिलेगा नहीं, पूंजीपति लोग। और एक दिन ऐसा आएगा भाई, अभी तो जो बड़े बड़े पूंजीपत है ये पैसा देते हैं, इनको चंदा देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, बोलेंगे भैया ठीक है, अब हमने सब जगह कब्जा कर रखा है, तुम एक साइड हो, सांसद विधायक भी हम बन जाएंगे हमारे, तो जैसे मर्जी वैसे करेंगे देश को। और ये चुपचाप होने देंगे। कैसे? जब अंग्रेजों ने पूरा धीरे धीरे कब्जा लिया सारी रियासतों पर, तो लात मारने लगे और जनता को लूटने लगे। भाई पहले शुरू ही तो काम किया गया होगा, ऐसे ये शुरुआत है। तो हम पीछे बीते हुए कल से हमको क्या नुकसान हुए सीखना है और आगे आना है। मीडिया को कोई काम नहीं, क्योंकि उनको पैसा मिला है, तो ये झूठ बोल रहे हैं दिनों रात। कोई सुशांत राजपूत, कोई ऐसा, दुनिया भर में जेली बहन बेटियों फांसी ला के मर रहे, आत्महत्या पुरुष भी कर रहा, किसान भी मर रहा, उसकी खबर नहीं। एक केवल सुशांत राजपूत। क्यों? बिहार चुनाव है, थोड़ी देर में आएगा कोई बंगाल चुनाव। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देश में जब भी सैनिक मरते हैं, चीन हो पाकिस्तान हो, ये बॉर्डरों पर जब भी हरकत होती है, जब देश में चुनाव हो। जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा, ये हरकतें अपने आप शांत हो जाती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि होती भी या नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद ही जवानों को गोली मरवा देते हैं और बस सत्ता है, सत्ता के पावर में कुछ भी कर देते हो। तो अब ये मत बोला कि मैं भी अरविंद केजरीवाल की तरह जो है कि सबूत मांग रहा। भाई काम ही इनका ऐसा है, आप मिलाइए ना, कंप्रोमाइज़। मतलब देखिए,
कि ये काम सही है या नहीं, कि जवान जब भी मरते, बॉर्डरों पर जब भी चहल पहल और आतंकवादी घुसने लगते हैं जब किसी राज्य का चुनाव हो, या चुनाव दिन 3 महीने हो या घोषणा हो, इससे पहले नहीं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग इस वीडियो को पूरा सुने और अन्य लोगों के पास शेयर करें और भारत मुक्त अभियान में हमारा सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जागरूक होइए। आइए सीमा जी और नरेंद्र जी के हाथों को मजबूत करिए। मैं उनकी बातों को कोशिश करता हूँ कि आप सभी के पास रखूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।